TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. In what cases are the sperms very good? इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. कुछ भी रैंडम. नहीं, क्योंकि आजकल सी लाइफस्टाइल इज इंपॉर्टेंट. तो स्मोकिंग वोकिंग ये सब इजी टू ब्लेम जी, रीजन है, राइट. काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पेशेंट के. अरे मेरे फ्रेंड तो रोज की 20 सिगरेट पीता है, उसको 2 बच्चे हो गए. सो एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट कि आप कितना टॉक्सिन को झेल पाते हो. Okay. करेक्ट. सो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. फिर कई कई बार तो हम देखते हैं 50-60% ऑफ पेशेंट्स में देर आर नो लाइफ स्टाइल इशूज़. हेल्दी है. यानी स्पर्म्स बहुत ही ख़राब है, बट उनको कोई जेनेटिक इशू नहीं था, कोई लाइफस्टाइल इशू नहीं था, घर का खाना खाते, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, पार्टी नहीं करते, आउटसाइड फूड नहीं खाते, और फिर भी स्पर्म क्वालिटी बहुत ख़राब है. 50% केसेस में ये प्रॉब्लम. सो वी कांट फाइंड आउट ओनली व्हाट इज़ द रीज़न. और जेनेटिक तो बोल नहीं सकते, नहीं तो वो इस दुनिया में कैसे आए. सो इट इज़ नो जेनेटिक लिंक टू द फादर और द ग्रैंड पेरेंट्स. सो ये डी नोवो हो जाता है, कोई म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, वी डोंट नो द रीज़न. रैंडम. बट फॉर्चुनेटली इक्सी नाम की जो ट्रीटमेंट आई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसकी वजह से अब बहुत सारा प्रॉब्लम स्पर्म्स का सॉल्व हो गया. क्या होता है क्योंकि इसमें हमको सिर्फ एक ही स्पर्म को उठाना है. क्योंकि फाइनली सी भले नॉर्मल सीमेन काउंट्स आर 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, इतने सारे अबजों करोड़ों में चाहिए, राइट. बट फाइनली एक ही स्पर्म को एग के अंदर जाना है टू मेक अ बेबी. सो इक्सी इज़ अ टेक्निक जो साइंस ने 1992 में डेवलप किया, जहाँ पे हम लोग एक स्पर्म उठा के डायरेक्ट एग में इंजेक्ट कर सकते हैं. तो कितना ही कम स्पर्म क्यों ना हो, वी विल मेक देयर बेबी, देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड. इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ 5% को अब डोनर की ज़रूरत पड़ती है. कुछ कुछ स्पर्म काउंट रिलेटेड सवाल है. एक कॉमन मिथ होता है स्पर्म काउंट को लेके कि अगर आपने टीनेज में मैस्टरबेशन करी तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है वक्त के साथ. नहीं, जैसे आपने कहा वो सबसे बड़ी मिथ है. सो इट्स एन एब्सोल्यूट मिथ. उसका कोई कनेक्शन नहीं है. मैस्टरबेशन इज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट एंड देयर इज़ नो नीड टू कनेक्ट इट टू फ्यूचर फॉर इनफर्टिलिटी, इंपॉर्टेंस. ऐसी भी मिथ है कि बहुत ज़्यादा करते हैं तो इंपॉर्टेंस हो जाएगा. ऑल दोज आर मिथ्स, दे आर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट. ओके. एक IVF डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी हैबिट है. यस. समझाओ कैसे. हेल्दी हैबिट मीन्स इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग ना, लाइक वी हैव टू पास यूरिन, वी हैव टू पास स्टूल. तो ये भी एक ज़रूरत है बॉडी की. सो देर इज़ नथिंग अनहेल्दी अबाउट इट. So it is given in all our books, everywhere, scientifically. It is a fact that masturbation, however much masturbation you do, it is not unhealthy for the body and it has no future implications on sexual life or your fertility. But होता क्या है, समझो फ्यूचर में he has importance. When he actually gets married and is not able to have sex, तो उसको गिल्टी फील होता है कि हाँ मैं ऐसा करता था इसलिए शायद ऐसा हुआ. Correct. So that is how they connect things which are have no scientific basis. There is absolutely no truth to it. ये जो इम्पोर्टेंस का एंगल है, आपके सारे पेशेंट्स में से कितने मर्दों को इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम होता है? अनकॉन्जुमेटेड मैरिज इंडिया का एक यूनिक इशू है. मतलब? अनकॉन्जुमेटेड मैरिज यानी मैरिज हो गए बट सेक्स नहीं हुआ. ओके. ओके. लाइक वेस्ट में जनरली प्रीमैरिटल सेक्स इज मोर कॉमन, तो वहाँ पे शायद ये सब इश्यूज नहीं होते. इंडिया में वी स्टिल हैव लॉट ऑफ अरेंज मैरिज सिस्टम. ये वो ब्राइड एंड ब्राइड रूम आर बोथ सेक्सुअली इनएक्टिव, नेवर डन इट. तो वो काफ़ी यूनिक इशू है. क्यों? जो हम लोग देखते हैं, कभी कभी आ जाते हैं पेशेंट के, हमारे 7 साल हो गए लेकिन हम कभी सेक्स नहीं कर पाए, या उनकी टेक्निक गलत है, या उनको नहीं पता है कैसे करना है. टेक्निक गलत है मतलब? आई मीन दे डोंट नो हाउ टू डू इट जनरली, क्योंकि इतना सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में पहले था नहीं. बट इंटरनेट के ज़माने में भी नहीं पता. फिर भी आते हैं. माइनॉरिटी है बट आते हैं पेशेंट्स. आज भी. हाँ. सो वी कॉल इट UCM, अनकॉन्जुमेटेड मैरिज, यानी मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुआ सेक्सुअली. और ये लोग कभी सेक्स करेंगे भी नहीं क्या? नहीं, फिर उसकी थेरेपीज है ना. They देन go वी to हैव टू इन्वेस्टिगेट के प्रॉब्लम फीमेल में है कि मेल में है. Okay, तो फीमेल में देर इज अ कंडीशन कॉल्ड वेजिनिस्मस. वेजिनिस्मस Pain होता यानी हाँ, यानी उनका वजाइनल स्पैज्म में जाता है. जी. सो दे डोंट लाइक टू हैव इट और वॉट एवर इट इज़. एंड मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि अगर इरेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो दैट ऑल्सो कैन बी द इशू. सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड बोथ विल हैव देयर ट्रीटमेंट्स. ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, देर इज नो प्रॉब्लम. 90% विल गेट सॉल्व, बट दे हैव टू कम एट द राइट टाइम. वी ऑलवेज टेल देम कि अरे शादी के 1 महीने में आना चाहिए था ना, 7 साल तक क्या कर रहे थे आप. सो दे जस्ट सफ़र साइलेंटली. फिर जब बहुत प्रेशर आता है कि अरे बच्चे होने चाहिए ये वो, फिर आके डॉक्टर को पास आते हैं. फिर डॉक्टर को कॉन्फिडेंशियली बोलेंगे कि बाबा ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमारा हुआ ही नहीं आज तक. सो देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग द इशू. तो जब कोई पेशेंट आपको ये कहता है, कोई पेशेंट कपल आपको कहता है, आपकी रिएक्शन क्या होती है? नहीं, हम तो देखे हुए हैं ना, सो इट्स नथिंग शॉकिंग फॉर अस. अगर लगता है कि सेक्सोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो विल रिफर देम. ओके. बट क्वाइट अ फ्यू वी कैन सॉल्व आवरसेल्फ, क्योंकि जब से सिल्डेनाफिल अवेलेबल है ना, वायग्रा, तब से मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स हैव ऑलमोस्ट 80% गॉट क्योर्ड. Wow. क्योंकि इट हैज़ अ फैंटास्टिक सक्सेस रेट. सो Do you think there's ever a linkage between good testosterone levels and good sperm quality?
नॉट रियली बिकॉज यूजुअली दे गो हैंड इन हैंड. तो अगर अक्सर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छा है तो FSH अच्छा रहेगा, FSH अच्छा है तो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा रहेगा. तो हार्मोनल वाले प्रॉब्लम नहीं होंगे. बट स्पर्म्स की बैड क्वालिटी के सारे रीजंस में हार्मोन्स नहीं आते. सो हार्मोनल डेफिशिएंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ स्पर्म प्रॉब्लम्स. बाकी के 90% तो रहेंगे ही रहेंगे इवन इफ टेस्टोस्टेरोन इज नॉर्मल. सो नॉर्मल इवेल्युएशन में हम लोग सीरम टेस्टोस्टेरोन चेक भी नहीं करते बिकॉज इट इज अज्यूम्ड इट विल बी नॉर्मल. टेस्ट ना यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत हॉट टॉपिक होता है, हमेशा रहा है, रहेगा. आजकल TRT की बहुत बातें होती हैं. एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आए थे शो पर, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सीन है TRT का. उन्होंने कहा कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए, या अगर करना है तो डॉक्टर के गाइडेंस के थ्रू हाँ, करना चाहिए. अमेरिका में TRT बहुत कॉमन हो गया. ओके. लाइक आप WWE कभी देखे हो? नहीं. ओके, तो एक रेसलर रैंडी ऑर्टन अभी 50 साल के हैं, बट ही इज बिगर देन हीज एवर बिन. ओह. एंड हर कोई सोचा कि क्यों, बिकॉज he's always been an athletic guy, now he's become bulky. He's most likely on TRT. तो बहुत मेन स्ट्रीम चीज़ हो चुकी है TRT. बट इस पूरे पॉडकास्ट से मेरे को ये पता चला मेंस स्पर्म हेल्थ के बारे में कि अगर स्टेरॉइड्स लिए और तो स्पर्म खराब हो जाएगी. हाँ, और टेस्ट के साथ थोड़ा भी खेला ना, आई थिंक इट विल अफेक्ट योर स्पर्म क्वालिटी. हाँ, तो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना स्टीरॉइड्स वगैरह लेके. तो वेरी ऑफन देयर स्पर्म काउंट्स आर ऑलमोस्ट जीरो जीरो. because of too much of supplements, especially if they are taking too much of high dose hormones, steroids, all those supplements, it can affect the sperm very badly. फिर हमको उनको 3 to 6 months का we have to tell them to stop everything. Steroids. And then they are so scared कि बॉडी खराब हो जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगा. बट देन या तो स्पर्म चाहिए या फिर बॉडी चाहिए. You have to decide. अंगूर छोटे हो जाते हैं ना स्टेरॉइड. इट अफेक्ट्स योर वर्क अ लॉट एज एन IVF स्पेशलिस्ट. Yeah. अगर किसी ने स्टेरॉइड Yeah, because if we don't get good sperms तो हम लोग टेक्नोलॉजी कितनी अप्लाई तो करेंगे. कोई ऐसा बिल्डर आपके सामने आ गया. फर्स्ट थिंग वी आस्क इज सप्लीमेंट्स. देन दे विल से ओके ओनली क्रिएटिनिन, ये वो 2-3 चीज़ बोलेंगे तो ठीक है. अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए, शॉट्स लिए, इंजेक्शंस लिए, टेस्टोस्टेरोन लिया तो देन वी आर वरीड. देन वी हैव टू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस. जब मैं 19-20 साल का था ना, मैंने जिमिंग की शुरुआत करी. मेरे आसपास के काफ़ी सारे टीनेजर्स स्टेरॉइड्स ले रहे थे. हाँ. और तब ये छोटे अंगूरों की बातें होती थी, और मैं कहता था कि यार शायद बाद में फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम्स होंगे. आई एम 32, दोज गाइज आर प्रॉब्ली 29-30, ऑल हैविंग इश्यूज नाउ. ऑल ऑफ देम हैविंग तो इश्यूज. आपने फर्स्ट हैंड देख लिया. हाँ, क्योंकि मतलब 18-19 में नेचुरली आपके टेस्ट लेवल्स बहुत हाई होते हैं. या उसके ऊपर से आप स्टेरॉइड्स डाल रहे हो, बॉडी शॉक में चले तो जाते हैं. डैमेज तो नहीं है. या बट क्या करें, आई थिंक ऑडियंसेस आर मोर अवेयर. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलना नहीं चाहिए. सब चीज़ें मिल कैसे जाती है वही आई कांट अंडरस्टैंड. मे बी वी नीड स्ट्रिक्टर रेगुलेशन. तो फिर भी सब लेके आते हैं कहीं से. तो एक और टैंजेंट पूछूं, डोंट माइंड द रैंडमनेस, बट यू नो आई वाज स्पीकिंग अबाउट स्मोकिंग. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्कुल स्मोक नहीं करते, बहुत हेल्दी है, बट जब दुबई जाते हैं ना शीशा फूकते हैं. हाँ. एंड देव गॉट इट इवन इन देयर हाउस. तो मैंने GPT के साथ शीशा पर थोड़ा रिसर्च किया. अपेरेंटली अगर आप 1 घंटे के लिए शीशा फूक रहे हो, जो होता है अगर कोई शीशा करने बैठा है, 1 hour passes by, it's equivalent to smoking 88 cigarettes. Yeah, but if it's occasional, it's not as bad as something you do regular. So main thing is you should not have any regular bad habit. मतलब आदतों See, की when वजह you से. smoke, you're going to smoke every day. When you drink, you'll drink once a week. So shisha, you'll go to Dubai, okay, once a year. So anything you do on a daily basis is what kills and damages. So a lot of patients say, can I drink 1 glass of wine, 2 glasses of wine? ठीक है, no problem. उससे डैमेज नहीं होगा इतना. बट आप रोज की 3 सिगरेट पियोगे तो डैमेज तो होना ही है. रोज अल्कोहल पियोगे तो हाँ, तो डैमेज होगा बिकॉज अगेन अल्कोहल विल डिस्टर्ब द हार्मोनल डिसरप्टर्स. सो वंस हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गई तो स्पर्म्स विल गेट अफेक्टेड. स्पर्म क्वालिटी विल बी अफेक्टेड इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स. अजीब सा सवाल है, बट ये जो हमारे आसपास पोल्यूशन है शहरों में, Yeah. और ये दुनिया भर के शहरों का सच है. इंडियन शहर हैं, हाईलाइटेड हैं, AQI काफ़ी ख़राब है, बट दुनिया भर यही हो रहा है. और बड़े बड़े शहरों में भी AQI काफ़ी हद तक ख़राब होता है. आपको लगता है कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से किसी की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है? या 110% ना. अभी तो स्टडीज आ गए. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रूवन के ओवर लास्ट 40-50 ईयर्स स्पर्म काउंट्स आर डिक्लाइनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसी वजह से. हाँ. सो ऑल मेन के स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं. और इसमें नंबर 1 कॉजेज आर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ऑल हार्मोन डिसरप्टर्स. यू नो प्लास्टिक्स. अभी प्लास्टिक बैग क्यों बैन करती है गवर्नमेंट? वी डोंट गो इनटू दैट. प्लास्टिक जब सॉइल में डालते हैं कहीं पे भी आप डंप यार्ड में, तो उसकी जो डिग्रेडेशन एक तो बहुत स्लो होती है. और जब होती है तो वो ईस्ट्रोजेनिक डिग्रेडेशन होती है. ईस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन. और फिर उसी सॉइल में क्रॉप्स बनते हैं और वही वीट मेन कंज्यूम करते हैं. तो मेन आर ईटिंग हाई ईस्ट्रोजेनिक कंपोनेंट बिकॉज ऑफ दैट फर्टिलाइजर, प्लास्टिक एंड ऑल दोज थिंग्स.
सो घर के खाने में भी वो आ जाता है. सो दैट इज वाई स्पर्म काउंट्स आर डिक्लाइनिंग एवरीवेयर. सो दिस इज वन सिंपल एग्जाम्पल. फिर आया था 20 साल पहले लेडेड पेट्रोल के फ्यूम्स के होता है. अनलेडेड आया. नाउ रिसर्च इज शोइंग दैट अनलेडेड इज इक्वली बैड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? So क्या करें? So all these are known disruptors. They are called endocrine disruptors. So this is all plastics, fertilizer, chemicals, pesticides, unleaded, leaded, petrols, everything You know, there's only can one contribute. impractical answer कि शहर से बाहर जाकर जिंदगी स्टार्ट करो. Go back to villages. Yeah, but that's surprising. The incidence of infertility there also is the same. गाँव में. Yeah, but there early marriage होते हैं ना. अर्ली मैरिजेज है तो फीमेल फैक्टर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो जाता है जो अर्बन सेंटर्स में हम देखते हैं ना. वहाँ तो 22-23 में चाइल्ड प्रोडक्शन स्टार्ट अभी भी हो रहा है. तो लड़कों बट मेल फैक्टर इज सेम. 40% 50% ऑफ कपल्स इज मेल फैक्टर. क्यों हो रहा है issues? No reason. No, maybe we have lot of reasons, lot of etiologies, but the statistics don't match. Okay. Thank you for consuming this clip, दोस्तों. अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.